जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूरज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए हम लोग अपने सेशन की एक शानदार शुरुआत करते हैं और एक शानदार कोटेशन के साथ। पीछे आप देख सकते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। आई होप कि इस कोटेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसका रिप्लाई करना है और कमेंट आपको जरूर करना है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम, यानी कि नीचे जो डायग्राम बना हुआ है, इन द फॉलोइंग डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट पुलिस ऑफिसर। इसमें ये जो सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? पुलिस ऑफिसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स करप्ट, ठीक है। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोएट को। रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंट्स मैरिड को, जो लोग मैरिड हैं। द एरिया रिप्रेजेंटिंग अनमैरिड पुलिस ऑफिसर, कह रहा है वह कौन सा एरिया है जो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अनमैरिड पुलिस ऑफिसर। आर आगे और है, नॉट करप्ट, लेकिन वो करप्ट नहीं है। बट आर पोएट, लेकिन वो पोएट हैं। चलिए, निम्नलिखित आरेख में वृत्त पुलिस अधिकारियों को प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज भ्रष्ट प्रतिनिधित्व करता है, यानी भ्रष्ट पुलिस। वर्ग जो है कविप को प्रतिनिधित्व करता है। आयत विवाहित का करता है। अविवाहित हमें बताना है, अविवाहित पुलिस अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र जो कि कवि भी है लेकिन करप्ट नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो वो कौन सा एरिया है। देखिए, पहली बात तो वो क्या होना चाहिए? पहली बात तो वो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। और पुलिस ऑफिसर को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा था? पुलिस ऑफिसर को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल। तो हम बात करेंगे केवल सर्कल की, ठीक है, सर्कल में देखेंगे। अच्छा, सर्कल के साथ भी हमें क्या देखना है? पुलिस ऑफिसर हो कैसा हो? अनमैरिड हो। अनमैरिड किस कौन शो कर रहा है? अविवाहित, अनमैरिड। चलिए, अनमैरिड, मैरिड, तो अनमैरिड आप चेक करेंगे। देयर एरिया कौन सा? अनमैरिड है। तो देखिए, आपका रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैरिड को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड को। क्या होना चाहिए? अनमैरिड होना चाहिए। चलिए, अनमैरिड हमें देखना है। और हमारा करप्ट को क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट करप्ट, करप्ट। ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है? करप्ट को। ठीक है, तो हमारा जो अनमैरिड होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 8 जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सॉरी, और रेक्टेंगल किसको शो कर रहे हैं भाई? रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल। तो आपका देखिए, एक तो क्या हो? पुलिस ऑफिसर हो और ऊपर से वो क्या हो? करप्ट ना हो और क्या हो? अविवाहित हो। तो आपका यहाँ पे 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 2। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव
विच इज डिफरेंट फ्रॉम्स अदर, वह विकल्प चुने जो दूसरों से क्या है, जो दूसरों से भिन्न है। हमें वो ऑप्शन चुनना है। तो देखिए ये पहला ऑप्शन जो बना है वो किसका बना है, पेंसिल का। यहाँ पे आपका ये क्या है, पेंसिल है, पेंसिल। और ऑप्शन बी देखिए तो ये क्या बना है, पेन बना है। ये क्या बना है, इरेजर यानी रबर, रबर बना है। और ऑप्शन आपका डी क्या है, एक बोतल है, ठीक है, पानी वाली बोतल। तो देखिए आप देखें तो पेंसिल, पेन और रबर ये तीनों जो है ये लिखने पढ़ने से संबंधित है, ये लिखने पढ़ने से संबंधित है, जबकि आपकी बोतल अलग है, ये पानी पीने के काम में आती है। तो ये तीनों एक और ये अलग। तो यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि देखिए ये तीनों सेम था, एक ही कैटेगरी में आते हैं, जबकि ये डिफरेंट कैटेगरी में आता है। तो जो डिफरेंट कैटेगरी में आता है वही ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे सही है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये मैं कहूँगा कि यदि आपको पता है, इसका जवाब पता है, क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट करिए, रिप्लाई करिए कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए प्रश्न क्या कह रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग अर्थ, सी एंड सन। तो देखिए अर्थ में, सी में और सन में, ठीक है, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य तीनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन शो करता है। ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए में क्या है कि ये तीनों एक दूसरे से टच और क्रॉस है। ये देखिए पहला ये है और दूसरा ये। देखिए जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हम लोग अपने आंसर को ध्यान से देखते हैं। देखिए पृथ्वी जो है, समुद्र कहाँ पाया जाता है, मान लीजिए ये हमने लिख दिया समुद्र, ये हो गया आपका बेटा क्या, समुद्र, ये बन गया समुद्र। समुद्र कहाँ है, ये तो पृथ्वी पे है, पृथ्वी पे है, तो ये आपका शो कर गया क्या, पृथ्वी को। अच्छा सूर्य क्या इसके अंदर आ सकता है पृथ्वी के, नहीं, सूर्य एकदम से अलग है, तो ये बन गया अलग से सूर्य, ये आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो देखिए इस डायग्राम को लेके कोई ऑप्शन है क्या, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से सही है। देखिए ये शो कर रहा है किसको, अंदर वाला अर्थ को, और सॉरी सी को, ये अंदर वाला सी को, और सी देखिए ये हो गया आपका, ये बीच वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, सी हो गया, ये आपका सी हो गया। सी कहाँ है, पृथ्वी के अंदर, तो ये हो गया आपका किसको शो करेगा, ये पृथ्वी को, और ये आपका सन। ठीक है, तो यहाँ आपका देखिए ये हो गया आपका सन, ये आपका हो गया क्या, सी, और ये आपका हो गया क्या, अर्थ। ये आपका हो गया अर्थ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्यों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखिए, और आप देखिए और आप प्रश्न का जवाब भी देने की साथ में कोशिश किया करिए भाई। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन या एम्बेडेड। मतलब यहाँ पे आपका ये जो फिगर बना हुआ है, ये फिगर कह रहा है ये वाला फिगर इस चारों फिगर में से किस फिगर में उपस्थित है, प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हिडन रूप से उसी के अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिस प्रश्न आकृति में छिपी है या अंतर्निहित है। तो अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। पहले ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए हमें ये फिगर मिलना चाहिए। तो यहाँ से ये ट्रेंगल तो हमें देखिए ऊपर का भाग ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल तो यहाँ पे हमें मिल गया, लेकिन नीचे वाला भाग देखिए
क्या ऐसा एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ये इस तरीके होता तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी पे चेक करें। अच्छा, बी पे चेक करें तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये मिल गया, आपको ये ट्रायंगल मिल गया, ये वाला ट्रायंगल आपको मिल गया, ये ठीक है। इसके बाद नीचे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको यहाँ पे नीचे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, क्योंकि आपको यहाँ से ये देखिए ये एक ट्रायंगल मिल गया ऊपर वाला, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ट्रायंगल ही नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन सी हो ही नहीं सकता। वैसे ऑप्शन बी मिल चुका है और यहाँ पे भी ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, आप सफल तभी होंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको साथ में कमेंट लगातार करने हैं। देखिए यहाँ पे है कि सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल सेट टू रिप्लेस, ये थी, और किसके स्टार की जगह पे हमें या तो ऑप्शन ए रखना है, बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा जो इसमें रखेंगे तो एक संतुलित इक्वेशन बनेगा, ठीक है। शिक एंड टू बैलेंस द इक्वेशन, चिन्हों को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों, ठीक है, गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। अगर ऐसा प्रश्न हमारे पास आता है तो हम ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे, यही मेथड आपको समझना है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन ए को रख देना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए 5, 24, 3, 6 एंड 7। चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को रख के चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रखेंगे तो सबसे पहले रखना है प्लस, फिर रखना है डिवाइड, फिर रखना है माइनस और फिर रखना है इक्वल। जिस ऑप्शन, ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। चलिए हमने पहले ऑप्शन को रखा और इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या इक्वल में 7 मिलता है क्या। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 अठे 24, ठीक है। और देखिए फिर क्या हो जाएगा, 8, 5, 13, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू, इधर दिया है 7 और 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7 और इधर भी आया है 7। तो देखिए पहला ऑप्शन ही चेक करने पे, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। मेरी बात को समझिए, गौर से समझिए। ऐसे प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऑप्शन के चिन्हों को इसमें रखते हैं। जिस ऑप्शन से हमारा इक्वेशन सही मायने में एलएचएस और आरएचएस कंप्लीट मिलता है, वही ऑप्शन हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपका पहला ऑप्शन रखने पे जवाब नहीं मिलता तो आप ऑप्शन नंबर बी को रखते, बी के ना आने पे आप सी रखते और डी भी रखते। जिस ऑप्शन से आपको एक सही इक्वेशन मिल जाता है वही आपका करेक्ट होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट द वन विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेस, ठीक है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हैं जो एक तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और एक ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कोई ऐसा है जो उन तीनों ऑप्शन से अलग अपने आप को दिखा रहा है। आपको यही बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो अपने आप को डिफरेंट दिखा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो ये लिखा है 51, ठीक है, ये है 51।
ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो ये लिखा है 144 और वी नो दैट 144 इक्वल टू 12 का स्क्वायर, राइट, 12 का स्क्वायर। अगर ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं लिखा है 64 और वी नो दैट 64 इज 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64। और ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो ये लिखा है 121 इक्वल टू 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121। यहाँ पे गौर से आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी बेटा, क्या समझ में आएगी कि ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी ऑल आर स्क्वायर नंबर्स। आपके ऑप्शन बी सी एंड डी ये तीनों के तीनों नंबर क्या स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए 51 ये स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा 51, ऑप्शन नंबर ए 51 यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग एक बार इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आप जल्दी से कमेंट करेंगे। लिखा है कह रहा है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स, दिए गए उत्तर में से लुप्त संख्या का चयन करें। देखिए यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 17, यहाँ पे लिखा है 50, यहाँ पे लिखा है 5, फिर लगा है क्वेश्चन मार्क 65, 10, 37 और 42। देखिए अगर हम देखते हैं कि 2 गुणे इसको करते हैं तो 2 पंचे 10, ठीक लिखा है, लेकिन क्या यहाँ पे 50 और 65 को गुणा करने पे 82 आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये पैटर्न हम नहीं चेक कर सकते हैं। और कोई पैटर्न चेक करिए, और कोई पैटर्न देखिए। तो आप अगर ध्यान से देखिए इन सभी नंबरों को, तो ये सभी नंबर अपने का स्क्वायर होके 1 ऐड है। ध्यान से देखिए 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 1। अगर 5 को देखेंगे तो ये लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 1। और 50 को देखेंगे तो ये लिखा है क्या, 7 का स्क्वायर प्लस 1। यहीं पे देखिए 10 को देखेंगे, अगर 10 को देखते हैं तो ये क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1। 37 को देखिए तो ये लिखा है क्या भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 1। 82 को देखिए, 82 को अगर हम देखते हैं तो 82 को देखें ध्यान से, ये लिखा है 9 का स्क्वायर प्लस 1। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 17 को देखेंगे तो 17 क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरीके अगर आप 65 को देखेंगे, 65 हाँ, तो ये है 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम सीरीज चल रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1 9। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन में आपको पता चल गया। 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 1 ऐड करेंगे 26। क्या ऑप्शन में 26 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या 5 का स्क्वायर प्लस 1 26। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा हमारा प्रश्न संख्या 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें हम क्या रखना है, हमें रखना है, कह रहा है इफ एल स्टैंड्स प्लस, यानी एस एल के स्टैंड्स पे क्या लेना है, फॉर प्लस, प्लस लेना है। एम स्टैंड्स फॉर माइनस, एम का मतलब क्या है, माइनस। एन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, यानी एन की जगह मल्टीप्लाई। पी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। कह रहा है यदि एल का अर्थ प्लस है, एम का अर्थ माइनस है, एन का अर्थ मल्टीप्लाई है, पी का अर्थ आपका डिवाइड है,
डिवाइड, तो कह रहा है कि बताइए आंसर। चलिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख लेंगे क्या, 14, n की जगह क्या लेना है भाई, n को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखा है 10। उसके बाद कह रहा है l की जगह क्या लिख सकते हैं, l स्टैंड फॉर प्लस, यानी आप प्लस लिख लें। और फिर क्या है यहाँ पे 42, ये हो गया 42। फिर कह रहा है p किसको रिप्रेजेंट, p स्टैंड्स फॉर डिवाइड, ये p की जगह लिख लेंगे हम डिवाइड, और p के बाद क्या है 2। अब आया है m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, और m के बाद यहाँ पे क्या है 8। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बॉड मॉस रूल को फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो 2 1 जा 2, आपका क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 से करेंगे तो 21 आएगा। अब देखिए अब आ गया आपका क्या 14 मल्टीप्लाई 10 प्लस 21 माइनस 8। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 140, फिर उसमें 21 ऐड कर देंगे और फिर माइनस 8 करेंगे। इसको देखिए ऐड करेंगे, ये आएगा 161 माइनस 8, और फिर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 153। क्या आपके ऑप्शन में 153 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि नोएडा NOIDA अगर इसका मतलब है क्या 3 9 6 5 8, तो कह रहा है बताइए इंडिया का क्या लिखेंगे, INDIA, इसके लिए क्या होगा। ठीक है, कह रहा है इफ नोएडा इज रिटन 39658 हाउ विल इंडिया बी रिटन। यदि नोएडा को लिखा गया है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए n, वैसे अगर इसका क्रम देखें तो n 13 पे होता है, ये 15 पे होता है, 9 पे होता है, 4 पे होता है, 1 होता है, लेकिन इनसे कोई भी नंबर ये रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लॉजिक को नहीं लगाएंगे। आप अगर आप यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए n के लिए रिप्रेजेंट किया गया है 3, O के लिए रिप्रेजेंट किया गया है 9, I के लिए रिप्रेजेंट किया गया है 6, D के लिए रिप्रेजेंट किया गया है 5, और A के लिए क्या किया गया है 8। तो I के लिए हम क्या लिख लें, I के लिए यहाँ पे लिखा गया है 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6। N के लिए लिखा गया है 3, तो ये लिख लेते हैं 3। D के लिए यूज हुआ है आपका 5, तो ये D के लिए 5। I के लिए क्या यूज हुआ है 6, तो हमने ये लिख लिया 6। A के लिए यूज हुआ है 8, ये लिए 8। अब यही आपका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। मैच करिए किससे, 6 3 5 6 8, 6 3 5 6 8, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका जवाब कैसे हम फाइंड करेंगे और क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे नीचे है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ ईस्ट होगा या ईस्ट होगा, लेकिन इससे पहले हमें क्वेश्चन को देखना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़िए। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे और फिगर ड्रा करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस राधिका टर्न्स लेफ्ट and goes another 20 meter, then turning to the north she goes 30 meter and then start walking to her house. In which direction she walking now? अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायरेक्शन बनाएंगे।
इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। राधिका अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर 50 मीटर जाती है, दक्षिण दिशा की ओर 50 मीटर जाती है। राधिका बाएं मुड़ती है और 20 मीटर और चलती है, फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलती है और फिर वह अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। वह अपनी किस दिशा में चल रही है, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या बना ले, एक डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब यहां पे वो सबसे पहले क्या करती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण। सबसे पहले वो क्या करती है, दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलती है। मान लीजिए वो यहां से चलना प्रारंभ करती है और वो क्या करती है, यहां से चलना प्रारंभ करती है दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर वो कितना चलती है, 50 मीटर। अब देखिए वो दक्षिण दिशा की ओर है, अब वहां से उसका फिर से डायरेक्शन चेंज होगा। राधिका अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 50 मीटर जाती है, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ जाती है। अपने आप को यहाँ पे रोटेट करिए कि आप खुद यहाँ पे खड़े हैं। जब आप यहाँ खुद खड़े होंगे तो देखिए इधर आपका क्या बनेगा, इधर लेफ्ट बनेगा और इधर राइट। वो फिर वो लेफ्ट मुड़ती है और लेफ्ट कितना जाती है, 20 लेफ्ट मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़ती है। अब देखिए, अब अगर आप अपने आप को यहाँ पे रखेंगे, आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, राधिका बाएं मुड़ती है, 20 मीटर चलती है और वह फिर उत्तर की ओर मुड़कर उत्तर की ओर, अब यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए आप अभी ईस्ट में जा रहे हैं, उत्तर की ओर मुड़ती है, यानी इधर, यानी फिर से वह लेफ्ट घूम जाती है, फिर से वह लेफ्ट घूम जाती है और 20 मीटर चलती है। ये 20 मीटर मान लीजिए समथिंग, यहाँ 20 मीटर वो चलती है और 20 मीटर चलने के बाद वो अपने घर की दिशा की ओर चलती है। अब यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पॉइंट पे अगर वो राधिका है अपने घर की ओर चलेगी तो कहाँ चलेगी, जहाँ से चलना शुरुआत की थी उधर की ओर। अगर ये इस पॉइंट से आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट से देखेंगे तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो अभी वह किस दिशा में जा रही है, तो वो जा रही है वेस्ट नॉर्थ। तो क्या आपका वेस्ट नॉर्थ है या नॉर्थ वेस्ट? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। वो किस दिशा में जा रही है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखिए अभी आप शायद ना समझ पाए, फिर से एक बार समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए वो इस पॉइंट से, एक पॉइंट से चलती है, वो सबसे पहले कहाँ चलती है, दक्षिण दिशा में 50 जाती है, ठीक है। 50 जाने के बाद वो क्या मुड़ती है, लेफ्ट 20 मीटर चलती है, फिर वह उत्तर दिशा में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए, ये ऐसे प्लस ले लीजिए, तो आपका यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपका क्या था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये ऐसे आया। और उसके बाद 20 मीटर आप वो क्या करती है, उत्तर नॉर्थ की ओर मुड़ती है, ये 20 और ये 20 मुड़ी, और फिर यहाँ से पहुँचने के बाद वो क्या करते हैं, अपने घर की दिशा की ओर, यहाँ से देखिए फिर से अगर आप बनाते हैं अपने घर की दिशा, यानी ये यहाँ से चलना है, ये घर की दिशा की ओर जा रहे हैं। तो आप जब यहाँ से चेक करेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो देखिए ये वाला डायरेक्शन किसको शो कर रहा है, वेस्ट नॉर्थ को, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट को। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। तो हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोग लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एयरफोर्स XY। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एयरफोर्स XY में 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन की सेक्शन होता है, वो पहला सेक्शन होता है स्पॉटिंग एरर का,
जो कि ग्रामर का सेक्शन होता है। ग्रामर से 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला स्पॉटिंग एरर है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। इसके बाद वोकैब का सेक्शन होता है। वोकैब के सेक्शन में एंटानिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड मिस स्पेल्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक पैसेज आता है, उसके बाद एक सेंटेंस अरेंजमेंट आता है जिसको PQRS कहते हो। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसके बाद आपका नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन की वैरायटी होती है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, आपके एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला जो सेक्शन है वो स्पॉटिंग एरर का है, राइट। स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रामर के ही क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम आप कॉमन एरर भी कहते हैं, राइट। तो स्पॉटिंग एरर में देखिए क्वेश्चन कहाँ से, पहला क्वेश्चन है इस तरह से, मिस रामा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स, 10 हॉर्सेस एंड एज मच एज 50 कार्स। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिस रामा देवी हैज़ 2 एलिफेंट्स, 10 हॉर्सेज एंड एज मच एज 50 कार्स। तो आप लोगों को पता होगा कि जो मेनी होता है, मेनी हमेशा किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है। और मच जो होता है वो मच किसके साथ आता है, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। मेनी किसके साथ आता है, काउंटेबल नाउन, मच किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, राइट। तो यहाँ पर क्या करा, मिस रामा देवी हैज़ 2 एलिफेंट, 10 हॉर्सेज एंड एज मच एज 50 कार्स। तो यहाँ पर बच्चों चूँकि कार जो है हमारा, कार हमारा काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर मच के स्थान पर हम मेनी का प्रयोग करेंगे, राइट। यानी हमारा सी ऑप्शन गलत था, यहाँ पर मच के स्थान पर मेनी होगा क्योंकि कार काउंटेबल नाउन है, राइट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शी डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ अ सीजर्स, राइट। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे बच्चे, जब नाउन प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, ध्यान रखिएगा बच्चों, ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। किसके साथ, ध्यान रखिएगा, अगर नाउन प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पर सीजर्स चूँकि प्लूरल है, प्लूरल है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, राइट। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो यू एंड आई, जब आई रहेगा, फर्स्ट पर्सन रहता है, तो यहाँ पर माई का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर आवर का प्रयोग होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा गलत है। यू एंड आई हैव डन आवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंप्यूटर गिव अस द इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई तुलना नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर इजियर नहीं आएगा। यहाँ पर या तो आप कर देंगे दी इजिएस्ट, दी इजिएस्ट करोगे तब सही होगा। कंप्यूटर गिव अस द इजिएस्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तब ये सही हो जाएगा। या तो ऐसे भी कर सकते हो, कंप्यूटर गिव अस द इजियर के स्थान पर एन इजी भी कर सकते हो, एन इजी भी कर सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इजियर नहीं आ सकता है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर बी, ये आपका ऑप्शन कौन सा गलत है, बी गलत है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इजियर के स्थान पर दी इजिएस्ट होगा या एन इजी होगा, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट दैन वेजिटेबल। चूँकि दैन आगे लगा हुआ है, दैन लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, मटन इज मोर हार्ड नहीं, यहाँ पर मोर हार्ड के स्थान पर हार्डर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हार्डर का। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पर मोर हार्ड के स्थान पर हार्डर का प्रयोग होगा, ठीक है। मोर हार्ड के स्थान पर हार्डर का प्रयोग होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा बच्चों, मटन इज हार्डर टू डाइजेस्ट दैन वेजिटेबल, राइट, ठीक है। मटन इज हार्डर टू डाइजेस्ट दैन वेजिटेबल्स, यानी ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6।
फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, दी फर्नीचर समथिंग समथिंग टू बी डिलीवर्ड टुडे, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। दी फर्नीचर समथिंग समथिंग टू बी डिलीवर्ड टुडे। तो फर्नीचर ध्यान रखिएगा, फर्नीचर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर, ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टुडे, राइट, इज, क्योंकि यहाँ पर आर है, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो राइट आंसर ए होगा, क्योंकि फर्नीचर हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, दी समथिंग समथिंग यानी डॉट डॉट वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग दी बियर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 7 का वो पोचर्स होगा, पोचर्स का मतलब शिकारी होता है, दी पोचर्स वेर अरेस्टेड, पोचर उसको कहा जाता है जो इलीगली हंटिंग करते हैं, जो इलीगल तरीके से शिकार करते हैं, उसको कहा जाता है पोचर्स, राइट। तो ये है दी पोचर्स वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग दी बियर्स, यानी राइट आंसर ए होगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है, राइट आंसर ए है, दी पोचर्स वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स, यानी 7 का राइट आंसर ए, ठीक है। इसके बाद आइए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, वी समथिंग समथिंग डॉट डॉट द पिक्चर ऑन द वॉल। तो यहाँ पर क्या होगा, हैंग, अब जैसे हैंग के बारे में ध्यान रखिएगा, हैंग जो होता है, हैंग का मतलब जब फांसी देना होता है, क्या होता है, फांसी देना, राइट। तो इसका सेकंड फॉर्म होता है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, हैंग्ड। लेकिन जब हैंग का मतलब होता है, हैंग का मतलब होता है लटकाना, लटकाना, तो हैंग, हंग और हंग होता है, ये कौन होता है, हैंग, हंग, हंग, हैंग, हंग, हंग लटकाने वाला होता है, तो लटकाना, तो यहाँ पिक्चर लटकाने की बात की जा रही है, इसलिए क्या होगा, राइट आंसर डी होगा, वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, हमने दीवार पर तस्वीर को टांगा या लटकाया, ठीक है, तो हंग होगा, यानी, और अगर हैंग कर दोगे तो फांसी देने का सेंस आने लगेगा, जो कि गलत हो जाएगा, राइट। तो राइट आंसर डी। इसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, ही इज टू डल समथिंग समथिंग दी प्रॉब्लम, तो ही इज टू डल टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, राइट आंसर डी होगा इसका, क्योंकि जब TOO आता है तो इसके बाद 2 + V1 आता है, जिसमें 2 + V1 यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर डी फॉर दिल्ली, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, बेस्ट एक्सप्रेसेस यानी सिनोनिम्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिनोनिम्स की बात कर रहा है। तो राउट का मतलब होता है हराना, क्या होता है, हराना होता है, तो इसका क्या होगा, डिफीट होगा, इसका जो सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डी होगा, इसका सिनोनिम्स राउट का बी, राउट का बी फॉर बैट, राउट हराना, डिफीट का मतलब भी हराना होता है, ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 नंबर चूज द अपोजिट, अपोजिट का मतलब, अपोजिट मतलब एंटानिम्स, एंटानिम्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो महमद का मतलब होता है विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा, राइट। तो इसका क्या होगा, टाइनी, टाइनी का मतलब छोटा, टाइनी, टाइनी का मतलब छोटा, तो इसका एंटानिम्स क्या होगा, टाइम, क्या होगा, टाइनी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम इस तरह से, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। टू क्राई उल्फ का मतलब होता है गलत सूचना देना, गलत सूचना देना, गलत अलार्म देना, गलत सूचना देना, तो क्या होगा, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, बोलिए क्या होगा, टू रेज अ फॉल्स अलार्म,
राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? टू गिव वंस ईयर। टू गिव वंस ईयर का मतलब होता है टू मेक ऑलमोस्ट एनी सेक्रीफाइस। टू मेक ऑलमोस्ट एनी सेक्रीफाइस, राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, राइट आंसर ये होगा टू गिव वंस ईयर्स, टू मेक ऑलमोस्ट एनी सेक्रीफाइस, राइट। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाई टुमारो। यहाँ बाई का मतलब तक वाला बाई है, पैसिव वाला बाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बाई का मतलब तक होता है। यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाई टुमारो, मतलब तुम इस काम को कल तक क्या करोगे? समाप्त करोगे। यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाई टुमारो, तुम यह कार्य कल तक समाप्त कर चुके होगे। इसका मतलब होगा तुम कल तक कार्य समाप्त कर चुके होगे। तो विल हैव जब आता है तो पैसिव वॉइस में विल हैव बीन प्लस V3 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, तो क्या होगा? दिस वर्क विल हैव बीन, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। राइट आंसर आपका डी होगा, राइट आंसर डी होगा। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक। तो यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? दिस वर्क विल हैव बीन। बोलिए, यहाँ से बनाओगे इसको लेकर इधर आओगे। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। बाय यू भी रहना चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15। शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, व्हाई डोंट यू गो टुडे। बताएं जरा फटाफट इसका, फटाफट एक बार देखें। ठीक है, तो क्या होगा इसका? शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे। तो ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, व्हाई से जुड़ा हुआ है। तो डबल इंट्रोगेटिव का नरेशन इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? सेड को आस्क में बदला जाता है, तो सी आस्क्ड हिम, व्हाई से जोड़ दोगे। ये व्हाई यहाँ पर कनेक्टर का काम करेगा। व्हाई के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो यू दिया है, यू सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही हो जाएगा। डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट है, डू नॉट है, डोंट है, तो यहाँ पर डिडंट हो जाएगा। डिड नॉट गो टुडे का दैट डे। राइट आंसर आपका डी, राइट आंसर बच्चों डी होगा। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज आया हुआ है, ये पैसेज क्या कह रहा है? गांधी हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन कनेक्शन विद दिस जॉब। गांधी जी हैड टू ट्रेवल, गांधी जी को यात्रा करना पड़ा था, किया था कहाँ तक? बाय ट्रेन से किया था, फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन कनेक्शन विद दिस जॉब। जॉब के लिए उन्होंने वो गए थे ट्रेन के द्वारा, ट्रेन से उन्होंने यात्रा किया था वहाँ पर जाकर, वहाँ से वो गए थे कहाँ? गांधी जी हैड टू ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा यात्रा किया था। फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया इन कनेक्शन विद दिस जॉब। वंस, एक बार, वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, जब वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ही वॉज आस्क्ड बाय द वाइट पैसेंजर टू लीव दैट फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। जब वो यात्रा कर रहे थे, वंस वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, जब वो एक बार यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, तो ही वॉज आस्क्ड, उनको कहा गया कि, किसके द्वारा कहा गया? वाइट पैसेंजर का मतलब जो पैसेंजर, जो अंग्रेज यात्री थे, अंग्रेज यात्रियों के द्वारा टू लीव द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, उनको कहा गया कि तुम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को छोड़ दो, कि तुम्हारे लिए मतलब नहीं है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, टू लीव दैट फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। ही रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। देयरफॉर ही वाज पुशड फोर्सफुली आउट ऑफ द कंपार्टमेंट एंड हिज लगेज वाज थ्रोन ऑन द प्लेटफॉर्म। तब उनको क्या किया गया? देयरफॉर, इसके बाद ही वाज पुश्ड फोर्सफुली, उनको जबरन क्या कर दिया गया? डिब्बे से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, आउट ऑफ द कंपार्टमेंट एंड हिज लगेज, और उनके सामान को क्या कर दिया गया? बाहर फेंक दिया गया। वाज थ्रोन ऑन द प्लेटफॉर्म। इट वाज विंटर, वह ठंड का महीना था, जाड़े का महीना था। एंड ही केप्ट शिवरिंग ऑल नाइट, वो रात भर कांपते रहे ठंड में।
रात भर ठंड में कांपते रहे, ऑल नाइट, पूरी रात। ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग रूम, वे वेटिंग रूम में भी नहीं गए, बिकॉज क्योंकि द वाइट मैन स्लीपिंग देयर, वहाँ पर भी वाइट मैन जो अंग्रेज लोग थे वहाँ पर सो रहे थे। देयर माइट ही इंसल्ट हिम फर्दर, तब उन्होंने सोचा कि अगर वहाँ जाएंगे तो फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा, फिर मेरा अपमान होगा। इंसल्टेड हिम बाई हिम फर्दर। दिस इवेंट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, ये घटना जो थी वो गांधी जी के जीवन में क्या है, एक बदलाव लाई, एक टर्निंग पॉइंट लाई, टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी के जीवन में। एंड ही डिसाइडेड, तब उन्होंने निर्णय लिया, निश्चय किया, टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका एंड फाइट अगेंस्ट दिस ब्लेटेंट इनजस्टिस। तब उन्होंने क्या कहा, तब उन्होंने सोचा कि क्या करेंगे, एंड ही डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में हम जाकर क्या करेंगे, फाइट, लड़ेंगे अगेंस्ट दिस ब्लेटेंट इनजस्टिस, इस अन्याय के खिलाफ हम क्या करेंगे, अफ्रीका में क्या करेंगे, जाकर वहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे, इस अन्याय के खिलाफ हमको अब क्या करना चाहिए, एक लड़ाई लड़ना चाहिए, ठीक है, अगेंस्ट द ब्लेटेंट इनजस्टिस, जो ये घोर अन्याय है। ब्लेटेंट इनजस्टिस का मतलब घोर अन्याय, राइट। ये है आपका क्वेश्चन बच्चों। अब क्वेश्चन के बाद आपको ये पैसेज करना है। पैसेज 16 नंबर में कह रहा है, द वाइट पीपल आस्क्ड गांधी जी टू अबेंडन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बिकॉज, अंग्रेजों ने क्या कहा गांधी जी से कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को क्या कर दो, छोड़ दो कंपार्टमेंट, क्योंकि कंपार्टमेंट बिकॉज, तो क्या होगा फटाफट देखें एक बार आप लोग। बिकॉज दे ट्रीटेड इंडियंस एज इन्फीरियर टू देम, दे ट्रीटेड इंडियंस एज इन्फीरियर टू देम, राइट। तो राइट आंसर इसका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि दे ट्रीटेड इंडियंस एज इन्फीरियर टू देम, मतलब उनको जो है बहुत इन्फीरियर दृष्टि से, उनको घटिया दृष्टि से उनको देखते थे जो है, ठीक है, इसलिए उनको क्या किया गया था, उनको कहा गया कि तुम डिब्बा इस कंपार्टमेंट को कुछ खाली कर दो, छोड़ दो। तो राइट आंसर सी होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, वाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, उनको कंपार्टमेंट से क्यों फेंक दिया गया, बिकॉज हटा दिया गया, फेंक दिया गया, हटा दिया गया, मतलब उनके सामानों को भी फेंक दिया गया था। बिकॉज बोलिए, ही रिफ्यूज शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, बिकॉज ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने वैन कंपार्टमेंट से हटने के लिए क्या कर दिया था बेटा, मना कर दिया था। बोलिए, ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, उन्होंने क्या किया था, वैन कंपार्टमेंट से हटने के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था, इसलिए उनका सामान और उनको भी क्या किया गया, वहाँ से निकाल दिया गया, भगा दिया गया था, हटा दिया गया था। तो ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द, जब गांधी जी ने क्या किया, मना कर दिया था कि हम बाहर नहीं जाएंगे, कंपार्टमेंट नहीं छोड़ेंगे, तब अंग्रेजों ने क्या किया, तब उनको क्या, उनके सामानों को फेंका और उनको भी फोर्सिबली, ज़बरदस्ती उनको क्या किया गया, हटाया था। तो बिकॉज ही रिफ्यूज, मतलब वाई वाज ही थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, उनको कंपार्टमेंट से क्यों फेंका गया था, क्योंकि बिकॉज ही रिफ्यूज टू शिफ्ट टू द वैन कंपार्टमेंट, क्योंकि वो वैन कंपार्टमेंट से जाने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, इस कंपार्टमेंट को नहीं खाली करूँगा तब। तो राइट आंसर डी होगा, राइट आंसर आपका डी, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18, वाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, मतलब कहने का मतलब वो वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए, गांधी जी वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए। वाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए वे वेटिंग रूम में क्यों नहीं गए। बोलिए, क्यों नहीं गए, क्योंकि ही फियर्ड दैट द वाइट मैन देयर नाइट इंसल्ट हिम फर्दर, क्योंकि वो जानते थे कि उनका दोबारा उनका अपमान हो सकता था, दोबारा अपमान होगा, दोबारा उनका इंसल्ट होगा, इसलिए वो डरते थे जो है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। ही फियर्ड, उनको डर था कि दैट द वाइट मैन का मतलब जो अंग्रेज लोग हैं, देयर वहाँ पर माइट इंसल्ट हिम फर्दर, उनका दोबारा अपमान कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19,
19 में क्या है, दिस इवेंट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज, ये में कह रहा गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द वाइट पैसेंजर, गांधी जी स्पेंडिंग नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म, गांधी जी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, गांधी जी स्टेइंग बैक इन अफ्रीका। तो क्या कहा जा रहा है, दिस इवेंट जो ये घटना थी वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। गांधी के जीवन में क्या है, एक टर्निंग पॉइंट था ये घटना। द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज, तो क्या होगा 19 का आंसर, फटाफट करें आप लोग एक बार। तो अगर कहें कि गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द व्हाइट्स या गांधी जी स्पेंडिंग नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म, बोलिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा, दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट अस अबाउट हियर इज, गांधी जी बीइंग इल ट्रीटेड बाय द व्हाइट्स या गांधी जी स्पेंडिंग नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो गांधी जी के जीवन में क्या हुआ था, जब अंग्रेजों ने क्या किया था, उनको बाहर निकाल दिया था, तो उनका जो टर्निंग पॉइंट था, दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। द इवेंट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज, गांधी जी स्पेंडिंग नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म, गांधी जी क्या किए थे, पूरी रात उस पर बिताए थे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, बी होना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, गांधी जी स्पेंडिंग नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट आंसर बी। वैसे थोड़ा बहुत ए ऑप्शन भी मिल रहा है इसमें, लेकिन राइट आंसर बी। ठीक है, इसके बाद क्या है, गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, क्वेश्चन नंबर 20 बताएं। गांधी जी स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी स्टे बैक हो गए अफ्रीका में, क्यों, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, टू एवेंज हिमसेल्फ ऑन द वाइट, ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज हिज वर्क वाज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका। तो राइट आंसर यही होगा बच्चों आप लोगों का, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका। वो वहाँ पर इसलिए रुक गए क्योंकि उनको लड़ना था, लड़ाई लड़ना था, किसके खिलाफ, टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल, जो जाति मतभेद था, जो जाति मतभेद था उससे लड़ने के लिए वहाँ पर वो रुक गए थे इन अफ्रीका। तो टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अफ्रीका, तो राइट आंसर सी होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पैसेज, एक पैसेज फिक्स रहता है, इसके बाद एंटानिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर ग्रामर से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो आज बच्चों यहीं तक, जय हिंद। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग फिर चलते हैं वाई ग्रुप मैथ के सेकेंड मॉडल पे चलते हैं। तो देखते हैं अब इसको, जैसे दिया है 3 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना है। देखिए 3 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात इतना है और पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात इतना है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप करते हैं तो ये आपका हो गया A/B=4/5 और आपको दे दिया है पहली संख्या का तीसरी से A/C दे दिया है आपको 1/2, तो यानी A=2A=C, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लेते A/B, ये आपको दे दिया है तो 4/5, तो A की वैल्यू अब यहाँ से क्लियर हो गई। A अगर 4x होगा तो B 5x होगा तो C 8x होगा, ये आपका हो गया। अब इनमें आपको दे दिया है, क्या दिया हुआ है, इसको आप देखिए, जो आपको दिया है, दिया क्या है, इनका योगफल। तो इनका योगफल कितना दिया है, 51। जैसे आपने ले लिया, इनका योगफल कितना दिया है, 51। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर A=4x, B=5x तो C=8x होगा। इनका योग दे दिया है 8 5 13 4 17x बराबर कितना होगा, 51। तो x बराबर हो गया 3। तो जब x बराबर 3 हो गया तो पहली संख्या 4 × 3 बराबर 12, 5 × 3 बराबर 15,
और 8 गुणे 3 बराबर 24। 12, 15, 24 का आप गुणा करते हैं तो 12, 15 और 24 का आप गुणा करेंगे। आप गुणा करके देख लीजिए। 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 36 गुणे 12, ये आपने ले लिया। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका हो गया। अब आइए अगला हम लोग ले लेते हैं। दूसरा हम लोग लेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3 घंटियाँ क्रमशः 45, 60 और 120 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो देखिए इनका एलसीएम आप लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को का आप एलसीएम लेते हैं तो देखिए आपका होगा 45, 60 और 25, 125। इसको पहले आप 5 से काट दो, 9, 12, 25, ये आपका हो गया। अब इसको 3 से काटो यार, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 25, ये आपने ले लिया। इसका एलसीएम अगर आपने ले लिया तो 25 चौका 100, 300 गुणे 15, 300 गुणे 15 मिनट बटे 60, 60 यानी 6 पंग 30, 6 पंग 30, ये आपका हो गया 15 25 75 मिनट। 75 मिनट का हो गया मतलब 1 घंटे 15 मिनट। तो ये अब आपको जैसे अगर आप लेते हैं इसको तो देखिए 45 मिनट नियम सुबह 10 बजे तीनों एक साथ बजती हैं तो दोबारा वो कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अगर आपने ले लिया इसको 45, 60 और 125 तो 45 पन्नों 45, 12 पंचे 60, 5 दूनी 10, 55 25। अब इसको फिर हम काटते हैं 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ये 25 ही है। तो अब ये कटेगा नहीं, 25 चौका 100, 100 3 300, 300 गुणे 15, 300 गुणे 15 बटे 60 घंटे में हो जाएगा 6 पंग 30, 15 25 75, ये आपका हो गया 75 घंटे। ठीक, 75 घंटे आपको मिल गया। तो देखिए 75 घंटे आपने लिया तो 75 घंटों को मिनट बदलना है। तो अब जब हम लोग लेंगे 75 घंटे को अगर आप मिनट दिन में बदलते हैं तो 75 बटे 24, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72। तो सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार आपने ले लिया, बृहस्पतिवार को आप लेते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। बचा कितना था, 3 घंटे, 3 घंटे अभी बचा तो 10 1 गुरुवार उसी सप्ताह 1 बजे, क्योंकि 72 घंटे में 3 दिन हो गया। 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तो 3 दिन बाद गुरुवार होगा। 3 घंटे बाद 10 से 1 हो जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, अगर आप लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये आपका है a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू a की पावर 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये y से x 2 अधिक है, y से x 2 अधिक है, y से x 2 अधिक है तो y प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आएगा 2, तो x का मान होगा 4। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि y का मान x का मान होगा 4, y प्लस 2, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2, तो यानी कितना हो गया 4। आइए फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, नेहा की 8,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर बढ़ जाए 3%, 2% तो राशि कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट एक ट्रिक का यूज करिए। A2 इक्वल टू A1 प्लस P इंटू R इंटू टी अपान 100। A2 इक्वल टू A1 प्लस P इंटू R इंटू टी अपान 100। तो A1 कितना दिया है 9,200 प्लस P 8,000 इंटू 8,000 आपने ले लिया, ये आपके पास है 8,000 हो गया
अब जब ये आपको 8000 दे दिया तो देखिए आप समझिए 8000 है, 8000 और दर 2 है, समय 3 है, बटे 100 है, तो 20 कैंसिल, 9200 और 80 गुणे 6 तो 8 छंग 48, 9200 गुणे 480। अब इसको जोड़ लो, 0 8 4 2 6, 9680। तो 9680 इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला, ये आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए 6 बॉय इक्वल टू 10 गर्ल, तो यानी 1 बॉय इक्वल टू 2 गर्ल, ये आपका है। यहाँ पे आपने ले लिया M1 D1 बराबर M2 D2, तो हमने ले लिया इसमें जैसे लड़कियों की संख्या ले लिया, पहले 10 लड़कियां, 10 गर्ल इंटू 25 दिन बराबर 12 लड़के 12B प्लस 30G, ये आपने ले लिया 12B प्लस 30G, तो 10G गुणे 25 बराबर 12 दूनी 24, 24 इंटू D2 आप ले लीजिए 24G प्लस 30G इंटू D2, ये आपका हो गया। तो 10G गुणे 25 बराबर आपका हो गया 4 3 3 2 5 54 G गुणे D2, G से G कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग काट पीटते हैं, काट पीट कर अब आप निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप इसको निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, जैसे आपने ले लिया 12 दूनी 24 और 30, 54 हो गया, और इधर 10G था, कितने दिन में करते थे? 25 दिनों में करते थे। तो 12 लड़के, देखिए 6 लड़के या 10 लड़की, तो 6B बराबर 10G, तो ये 1B बराबर 2G, तो जहाँ पे 12 थे तो 12 दूनी 24 हो गया। अब इसको हम लोग काट पीट कर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक कार्य को 10 दिन में देखिए इस क्वेश्चन को एक कार्य को 10 दिन में, B उस काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों 2 दिन में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना, दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग पूरा हुआ? तो A का 2 दिन का काम 2/10, B का 2 दिन का काम 2/20, तो ये अगर आपने ले लिया तो 1/10, तो यानी 3/10 भाग, तो 3/10 भाग ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना दिया है, तो देखिए आयतन का अनुपात दिया है A1 का क्यूब अपान A2 का क्यूब 27/64, ये आपका हो गया A1 अपान A2 का होल क्यूब बराबर 3/4 का होल क्यूब, तो ये आपका हो गया A1 अपान 3/4, ये आपका हो गया। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो कैपिटल A1 अपान A2 इक्वल टू 3 स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर, तो 9:16, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना गया, इसके लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता, लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता, तो समझिए लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता, तो ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना गया, इसके लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता, तो लाल कार्ड कितने होते हैं? 26, 26 में फेस कार्ड कितने होते हैं? 3/26, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए फिर अगला क्वेश्चन, यदि कोण ए ये दिया है इतना, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपने ले लिया डायरेक्ट, ये अगर आप लेते हैं तो एक लाइन का क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 tan स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर
-1/√3 का होल स्क्वायर। तो 3/4, 1/4, 1/3। तो 3/4 -1/3, 9 -1/12, 8/4, 12। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। तो 2/3 ऑप्शन नंबर बी ये आपका हो गया। आइए फिर अगला क्वेश्चन, ये अब आपको ले लेना है। इस क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं 2/30, 2/40, 40/5 का एलसीएम अगर आपको लेना है तो 2, 2, 4, 8 का एलसीएम अपान 30, 40, 50 का एचसीएफ यही लेना है। तो 2, 4, 8 का एलसीएम आपका क्या होगा? 2, 4, 8 का एलसीएम आपका क्या होगा? लासा निकालना है तो एलसीएम अगर आप लोगे तो इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 8 होगा और एचसीएफ क्या होगा? 10 होगा। तो अब अगर इसको आप लेते हैं तो ये 4/5 होगा। तो डियर स्टूडेंट इसको आप बना लीजिए। तो ये हम लोगों का हो गया आपका 4/5। अगर 4/5 होगा, जैसे 2, 2, 2, 2, 4, 8, तो 2 आपका है 1, 1, 2, 4, फिर 2 है 1, 1, 1, 2, 4 दूनी 8, तो 4/5 यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा 4/5। इतना हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम करने वाले हैं वाई ग्रुप के लिए 10 और क्वेश्चंस, जो कि हमारे जो सीरीज का पार्ट 2 भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पढ़ते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शंस देख लेते हैं, एक बार ऑप्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। पहला ऑप्शन है पेरियार, दूसरा है राजाजी, तीसरा है जिम कॉर्बेट, चौथा है बांदीपुर। तो इसका जो सही उत्तर है, पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था भारत का वो था जिम कॉर्बेट, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट। इसका हाल ही में नाम परिवर्तन हुआ है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा पहले का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, जिम कॉर्बेट। बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केरला में। अब आपको कमेंट में बताना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नहीं है? या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा हिमाचल प्रदेश। तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या है? सही जवाब है। गुजरात के साथ सीमा लगती है भारत की पाकिस्तान से। राजस्थान की तो सबसे बड़ी जो सीमा है, ठीक है, राजस्थान राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपनी सबसे बड़ी सीमा साझा करता है पाकिस्तान से। ठीक है, पंजाब से भी करता है, हिमाचल प्रदेश से नहीं करता। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पास इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना? एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसी प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय दर्रा, ये नोट करना, हिमालय दर्रा किसके बीच में?
भारत और चीन के बीच में स्थित है। भारत और चीन के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है? तो आपको पढ़ाया गया होगा जैसे कि क्लासेस में कि कौन सा दर्रा है। सही उत्तर है नाथुला दर्रा। सही उत्तर है बी, नाथुला दर्रा। सही उत्तर क्या है बच्चों? सही उत्तर होगा बी, नाथुला दर्रा किसके किसके बीच में है? भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, और है कहाँ पे ये है सिक्किम में। ये कहाँ पे है? ये है सिक्किम राज्य में। सिक्किम की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि सिक्किम की कैपिटल क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहा है फ्रॉम विच प्लेस नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स। मतलब कि निम्नलिखित नदी में से, मतलब कि प्रश्न ये है कि निम्नलिखित क्वेश्चन 4 ये है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी है, उनका उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अमरकंटक, बैतुल, नासिक या फिर आपका कौन सा? महाबलेश्वर। चौथा ऑप्शन है आपका महाबलेश्वर। महाबलेश्वर चौथा ऑप्शन आपका कौन सा है? महाबलेश्वर। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है उनका उद्गम स्थल कहाँ पे है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। पहली नदी है नर्मदा नदी, दूसरी नदी है सोन नदी। और सोन नदी पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है आके। ठीक है, सोन नदी पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है आके। ठीक, नासिक से कौन सी निकलती है? नासिक से आपकी निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? नासिक के निकट है। ठीक है, महाबलेश्वर से कौन सी निकलती है? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? निकलती है महाबलेश्वर से, उद्गम स्थल है। याद रखना है ये आपको। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कहता है, प्रश्न नंबर 5 कहता है व्हेन वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय से नहीं होगा, ठीक है। द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 1556, दूसरा है 1520, तीसरा है 1528, चौथा ऑप्शन है 1590। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। 1556 में किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? अकबर की सेना और हेमू। ठीक है, अकबर और हेमू। ठीक, 15 याद रखना है 1556 में अकबर और हेमू। पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। याद रखना है आपको, पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 कहता है चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922 वाज हेल्ड एट विच प्लेस। मतलब कि 1922 का जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है मद्रास, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि चौरी चौरा नाम की जो जगह है वो कहाँ पे है? गोरखपुर में है चौरी चौरा नाम स्थान। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि चौरी चौरा की घटना हुआ क्या था, इस घटना में हुआ क्या था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। आज का 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न ये कहता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ LIC। मतलब कि हिंदी में देखते हैं LIC का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शंस है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। डी ऑप्शन है कलकत्ता। डी ऑप्शन क्या है? कलकत्ता। तो जो LIC का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इसका जो होगा सही उत्तर 7 का जो सही उत्तर है वो क्या है? बी इज द राइट आंसर। 7 का जो सही उत्तर है वो है बी। LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई में है LIC का मुख्यालय। मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। याद रखना है
इसके बाद पूछा गया है नेहरू कप इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कि नेहरू कप का संबंध किससे है। नेहरू कप जो है वो किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है हॉकी, चौथा है बेसबॉल, चौथा है बेसबॉल। तो जो नेहरू कप है वो आपका हॉकी से संबंधित है। नेहरू कप आपका संबंधित है हॉकी से, हॉकी खेल से संबंधित है नेहरू कप। और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न है, नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न है, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, मतलब कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 25 अगस्त या फिर 15 अगस्त। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। इस तरीके से जो हमारा 9th का जो सही आंसर है वो है ए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है या फिर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न कह रहा है ओनम, ओनम इज द फेस्टिवल ऑफ, मतलब कि जो ओनम त्योहार है, ओनम जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केरल। इस तरीके से जो सही उत्तर हुआ 10 का वो हुआ ए। तो ये था आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।